डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 19 का पेज नंबर 126 तक कंप्लीट कर दिया था। अब हम आज क्या करते हैं, उसके आगे पढ़ते हैं। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से फटाफट कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा जी दो मोर पक्षी लाई और उनके घर में वो क्या करने लगी, रहने लगी। और फिर उनने कहा किया उनको अपनी पिंजरा घर था, चिड़ियाघर उसमें डाला तो सब पक्षी उनको उछल कूद करके देख रहे हैं। खरगोश और कौन है, तोता आदि। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रम से और रंग में था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर को कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, है ना। चोंच उनकी नुकीली हो गई, पैनी हो गई, नुकीली। क्या हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। यानी बंकिम का मीनिंग होता है कि तिरछी, और नुकीली टेढ़ी हो गई और नुकीली। गोल आंखों में इंद्रनील का नीला दीप्त झलकने लगा। जो आंखें थी उनका वो क्या होने लगी, नीली, आकाश के समान इंद्रनील के कलर जैसी होने लगी, दिखाई देने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने लगी। जैसे तरंग लहरें उठती वैसे धूप छाओं की तरंग उठने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी सफ़ेद आलेखन स्पष्ट दिखने लगा, उसमें चित्र दिखने लगा। सब पंखों में स्लेट और स्लेटी और सफ़ेद। पूँछ लंबी हुई और उनके पंखों में चंद्रिकाओं की इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। इन्हें चंद्रमा जैसे क्या हो गए, इंद्रधनुष के जैसे कलर होते हैं वैसे दिखाई देने उभरने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीला गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसकी गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ ऐसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। उनको यानी कैसे टेढ़े होकर वो पानी पीते, कैसे चलते, ये हम वर्णन नहीं कर सकते। देखो तभी उससे सुख मिलेगा। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम श्वेत चत्रलेखा पत्रलेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर के उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। समझ में आ गया कि अब ये मोरनी है। श्याम श्वेत उसकी वो, और उसकी धूप छाई गर्दन, हवा में कलगी भूलने लगी। नीला ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीली उसकी ग्रीवा मतलब गर्दन थी तो उसका नाम नीलकंठ रखा, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। नीलकंठ और राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उसूल ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबको रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने को, तो किसी ने गड़बड़ की, सेनापति बन गया था वो, और सबको ले जाता जहाँ दाना दिया जाता, और किसी ने गड़बड़ की तो वो चोंच से प्रहार करता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता, और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते मानो अधर में लटकाए रहता। उनको गलती करते वो बच्चे खरगोश के तो वो पकड़ लेता, कान पकड़ के ऊपर उठा लेता, और जब वो रोने लगते तब तक उनको ऐसे बीच में अधर में लटकाया, बीच में लटकाए रखता ऊंचा। कभी कभी उनकी पैनी चोट से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद संस्कार हो जाता, यानी कान छिद जाते थे, उसकी पैनी चोंच उसको पकड़ता। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उनका प्रेम ही, यानी दंड भी देते थे उनको, सजा भी, और प्यार भी बहुत था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता। सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों से छुआ छुआ अल जैसा खेल खेलते, यानी उसकी पूंछ से छूने छूने वाला खेल खेलते। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया।
सब जीव जंतु भागकर इधर उधर क्या हो गए, छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। एक खरगोश का छोटा बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौंकाने कानों में उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपना सहज चेतना से ही उसने समझ लिया सांप के फन पर चोट मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने क्या किया, वो सांप आया तो उसने खरगोश के बच्चे को मुंह में रख लिया और उसकी इतनी धीमी आधा भाग उसके मुंह में था आधा बाहर, पर किसने देख लिया, मोर ने। ठीक है, तो उसने सब समझ लिया कि सांप के फन पे चोट मारने से क्या होगा, खरगोश भी घायल हो जाएगा। तो उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतना प्रहार किया कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से बाहर निकल आया, परंतु निश्चेत सा वहीं पड़ा रहा, होश नहीं रहा और वो पड़ा रहा वहीं। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंदकिका से किसी असमान घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर उसने चीखती रही कि तो सब ओर पता चल गया, प्रसारित कर दिया ने सभी को ज्ञात हो गया, पता चल गया। तो क्या हुआ, फिर माली पहुंचा, फिर सब वहां पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब इस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखकर उष्णता देता रहा। वो बच्चे को उष्णता यानी गर्मी। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आता है। कार्तिकेय थे जो गणेश जी के भाई, तो उनने अपना वाहन क्या था, उनका मोर था, है ना, इसलिए वो बता रहे हैं कि उनने क्यों चुना होगा, इससे देख के समझ में आ रहा है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही पूर्ण कर्म है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम पेज नंबर 128 पे आ जाइए आप। अब नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। जाति भी उनकी थी विशेषता, और क्या हो गया, उनका स्वभाव भी अपन को पता चल गया कि ये मानव की स्वभाव के। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी आलक्ष्य संपर ठहर ठहर जाता था, नाचते थे। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। क्या करता था वो, नाचता सांवली छाया में इंद्र के गुच्छे जैसा, जैसे इंद्रधनुष के गुच्छे हों और मंडलाकार जैसे करके वो नाच, आगे पीछे दाएं होके वो नाचता, फिर थोड़ा लुकता अपने लक्ष्य ये ना मंडल। तो कैसे नाचता, मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता तब उस नृत्य को एक सहजात लहताल रहता था, यानी मंडलाकार यानी गोलाकार, गोल के गोल गोल यानी घूम के वो नाचता, और आगे पीछे दाहिने बाएं यानी कि एक क्रम से वो घूमता जाता एक के बाद एक, और किसी आलक्ष्य राम पर ठहर ठहर जाता, फिर एक बार में बीच में कोई जैसे फिर ठहर जाता, फिर नाच गोल गोल घूमने लगता। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, एक के बाद एक, कहीं दाईं ओर के पंख से निकलती, कभी बाईं ओर। कौन, राधा यानी मोरनी। इस प्रकार उनकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। परिक्रमा यानी चक्कर लगाना, है ना, तो उसमें एक दूसरे का
ताल मिलता एक दूसरे के प्रति। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि इसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन मैं मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गया। उसको पता नहीं, वो कह रही हैं महादेवी वर्मा जी, पता नहीं उसको कैसे पता चल गया कि मुझे का नृत्य बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने क्या किया, वो जब भी मुझे देखता क्या करता, एक दिन वो जालीदार घर के पास पहुंचते ही वह क्या करता, झूले से उतरकर और गोल अपने पंख फैला लेता और नाचने लगता, नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता और वो नाचने लगता। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय विभूति होता। वो कोई मेरे साथ जो मेहमान होते वो उसको क्या देखते, विस्मय से आश्चर्य से उसको देखते वो नाचता। तो ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए क्या है, टेक केयर। और आप CW कॉपी कंप्लीट करिएगा और डेली रीडिंग करिएगा और एक पेज राइटिंग।